नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचार। कोरोना संकट के बीच में एक अहम खबर इस आई कि कुछ दूसरे देशों की कंपनियां भारत की कंपनियों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि विदेशी निवेश के जरिए उनके मालिकाना हक को हासिल करने की कोशिश। भारत ने कोविड-19 महामारी के चलते ये अवसरवादी अधिग्रहण को नियंत्रण में लेने से रोकने के लिए एफडीआई नीति की समीक्षा की और 2017 जो एफडीआई नीति है उसके पैरा 3.11 में संशोधन किया गया। तो आप समझेंगे कि एफडीआई नीति में ये जो बदलाव सरकार को करना पड़ा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस सेक्टर या किस क्षेत्र में खास तौर पर जो अधिग्रहण या ओवरटेक का खतरा था वो क्या था और उसके चलते सरकार ने ये कदम क्यों उठाया और इस नए संशोधन के साथ इस समीक्षा के बाद क्या असर पड़ेगा उन कंपनियों पर। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जयंत दासगुप्ता, जो कि फॉर्म एम्बेसडर WTO। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, नेशनल एडिटर, इकोनॉमिक एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। सिद्धार्थ, स्वागत है। और डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आप रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में डॉक्टर सुभाष सर आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एफडीआई को लेकर हमने पहले नीतियां बनाई और 2017 में जिसे लागू किया गया, लेकिन इस महामारी के संकट के दौर में क्या बड़ी वजह या क्या ऐसा खतरा जिसके चलते हमें समीक्षा करनी पड़ी, कुछ नियम में बदलाव करना पड़ा? देखिए, विदेशी जो विनिवेश है उसको नियंत्रण करने के लिए दो तरीके होते हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट रूट और एक ऑटोमेटिक रूट। जो ऑटोमेटिक रूट जिन सेक्टर्स में है वहां पर जो विदेशी विनिवेश करने वाले को किसी प्रकार की सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। उसको केवल आरबीआई को सूचित करना होता है, क्योंकि जो विदेशी मुद्रा में लेन देन होता है तो उसकी सूचना होती है, उसमें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जहां पर कि सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति मिलने के बाद ही निवेश किया जा सकता है। तो सन 91 से जो हम रिफॉर्म करते आ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें हमने विदेशी निवेश की नियमों को उदार किया है और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज गवर्नमेंट रूट से ऑटोमेटिक रूट में चली गई हैं। तो ये भी एक ऐसी जिसमें कि किसी में 49%, किसी में 75%, अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुछ लिमिट्स भी निर्धारित हैं। तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी पूरी तरह से निवेश की छूट नहीं है। और अभी पिछले कुछ समय में ये देखने में आया, फरवरी मार्च में खास तौर से, कि HDFC बैंक जो हमारा एक इकोनॉमी स्टॉक है, प्रीमियर स्टॉक है, उसके दामों में तेजी से गिरावट हुई, जो कि कोरोना वायरस के क्राइसिस के चलते जो पैनिक मार्केट में हुआ था उसका असर ऐसे प्रीमियम स्टॉक्स में भी पड़ा। और इस दौरान चाइनीज सेंट्रल बैंक ने उसमें 0.8% से बढ़ाकर अपनी हिस्सेदारी 1.1% कर ली। तो देखा जाए तो 1% से किसी को मालिकाना हक नहीं मिल जाता, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं मिल जाता। और क्योंकि 1% से ज्यादा हो गया था, इसलिए सेबी के नियमों के चलते उसको ये बताना भी पड़ा। जब तक 1% से कम रहता तब तक इसको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं होती है। और इसी तरह से और सेबी के दूसरे नियम हैं जिसमें कि जब एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है शेयर होल्डिंग, तब उनको दूसरे शेयर होल्डर्स को भी एक मौका देना पड़ता है, ओपन ऑफर देना पड़ता है, ताकि अगर वो एग्जिट करना चाहें तो कर सके। तो अभी जो कुछ भी हुआ है, मार्केट में सरकार के दो तरह के कंसर्न रहते हैं। एक तो ये कि कंट्रोल, जो कि यहां पर इश्यू नहीं है क्योंकि 1.1% ही है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ऐसे समय जब कोरोना पैनिक के चलते स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से डिप्रेस हो गया, उस समय उसका लाभ अवसरवादिता के लिए न उठा सके।
तो जो जो चेंज किया गया है वो बहुत ही एक मामूली सा चेंज है कि आज की तारीख में इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले निवेश के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। उसको उसकी सीमा को बढ़ाकर यह कर दिया है कि वो सभी देश जिनकी थल सीमा भारत से मिलती है उसके लिए की जरूरत होगी। इतना चेंज किया है और उसके अलावा कुछ से भी कुछ और सोच रहा है जो मैं अभी आगे जी बिल्कुल। जैन सर, इस पैंडेमिक के बीच में, इस महामारी के बीच में सरकार का ये कदम और समीक्षा एफडीआई में, जो जैसा कि पाने सर ने कहा कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन बदलाव करके से कहा गया कि भारत की थल सीमा के साथ जिनकी सीमाएं जुड़ती हैं, और साफ तौर पर चीन की तरफ मैं कहूँगा से कहा जाए। कैसे देखते हैं इस कदम को, इसकी जरूरत या फिर एक्स्ट्रा कॉन्शियस, ज्यादा अतिरिक्त सावधानी भरा कदम इसलिए हमने उठाया है? सबसे पहली बात यह है कि किसी भी देश में जो स्टॉक मार्केट है उसका जो ग्रोथ होना चाहिए वो ऑर्डरली ग्रोथ होना चाहिए और उसमें इक्विलिब्रियम साम्य बरकरार रहना चाहिए। अब ये कोरोना वायरस के चलते जो उछाल आया है और कभी 2000 पॉइंट बढ़ जाता है स्टॉक मार्केट, कभी 2000 पॉइंट नीचे गिर जाता है, इससे जो स्टॉक्स की जो सही जो उसका मूल्यांकन है वो नहीं हो पाता है। और इस अवसर पर अगर अवसरवादी तत्व कुछ आ जाते हैं और वो मुनाफा कमाते हैं बहुत कम समय में, और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके चलते एक अस्थिरता आती है, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात है कि जो स्टॉक्स अभी गिरे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स की कीमत करीब 40% तक नीचे चली गई है और सारे विश्व में जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्पेन, इटली, इन देशों ने भी चाइनीज परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड कंट्रोल ऑफ शेयर्स पर उन्होंने भी पाबंदी लाने के लिए इमरजेंसी लेजिस्लेशन की बात सोची है और शायद वो आता ही होगा अगर नहीं आ गया होगा अब तक। तो ये बात अवसरवादिता को रोकने के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट को पर फुल स्टॉप लगाने के लिए नहीं है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जैसे चीन का अब तक का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है लगभग $8 बिलियन से कुछ अधिक है। उसमें अगर आप देखेंगे लगभग 17% जो है एक ग्लैंड फार्मा में है, जो फोसन करके एक चाइनीज कंपनी ने उसमें निवेश किया है। तो बाकी जो निवेश हैं वो ई कॉमर्स में है, जैसे आपके फ्लिपकार्ट में और पेटीएम में है, और स्टार्टअप्स में चीन ने काफ़ी निवेश किया है। जो 30 हमारे यूनिकॉर्न है जिसमें $1 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें से आधे से ज़्यादा में चीन का निवेश हुआ है। तो ये अच्छी बात है जो निवेश उन्होंने किया है, लेकिन अवसरवादिता को इससे सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, इसी के लिए ये कदम उठाया गया है। और इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार इसकी समीक्षा करेगी, गवर्नमेंट अप्रूवल के रूट से आप आइए, ऑटोमेटिक आप नहीं आ सकते हैं, इतनी सी बात कही गई है। सिद्धार्थ, जिस तरीके से पांडे सर कह रहे हैं कि जो हिस्सेदारी थी वो बहुत नॉमिनल थी, हाँ बढ़ी जरूर, क्या इससे जो खतरे हैं वो किस तरीके से आप देखते हैं जिसके चलते सरकार के कदम उठाना पड़ा कि अब आपको ऑटोमेटिक रूट की बजाय सरकार के जरिए आना होगा, यानी कि सरकार उसको चेक करेगी पहले, या फिर इस घटना के बाद क्या कुछ ऐसे सेक्टर से कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि फार्मा कंपनियां या दूसरी सपोर्टिंग जो कंपनियां जो कि इस महामारी के दौर में दवा है उससे संबंधित जो प्रोडक्ट बनाती हैं उन पर अधिग्रहण का खतरा हो सकता था, इसे बचने के लिए सरकार का कदम बेहद अहम है? जी, जो HDFC बैंक में जो निवेश किया PBOC ने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने, उससे पहले ही सरकार इस काम पे लगी हुई थी कि किस तरीके से चाइना से आ रहे विदेशी निवेश पे किसी तरीके की एक निगरानी रखी जाए। यह चर्चा पिछले 5-6 महीनों से चल रही थी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हों, जैसे कि कुछ आपने गिनाए, टेलीकॉम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हो गए, दवाइयाँ हो गई,
एरोस्पेस डिफेंस में तो खैर वैसे ही काफी सख्ती है, और कुछ देश के ऐसे क्षेत्र जैसे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हो गए या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र हो गए, वहां पे किस तरीके से विदेशी निवेश के ऊपर किसी तरीके से निगरानी रखी जाए, इस चीज की सोच पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। यह उसी क्रम में मार्केट में शेयर के भाव में काफी गिरावट आ गई है, और जो चीज मान लीजिए पहले 10 रुपए का जो शेयर मिल रहा था वो अब 6 रुपए का है। चाइना की कंपनियां ऐसी हैं जहां पे उनके पास काफी ज्यादा रिजर्व्स पड़े हुए हैं, और पूरे विश्व में यह डर है कि चाइना की कंपनियां वो एक टेक ओवर कर सकती हैं, काफी केसेस में हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, जिसमें कि जो प्रमोटर हो वह नहीं चाह के भी मार्केट से शेयर बिक जाए और उसको एक हॉस्टाइल टेक ओवर फेस करना पड़ सकता है, और यह हॉस्टाइल टेक ओवर या टेक ओवर जिसमें प्रमोटर भी भागीदार हो, उससे देश की स्टेबिलिटी पर खतरा पड़ सकता है। तो यह निर्णय एक स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए किया गया है, ताकि कोई परेशानी ना हो, और यह भारत इसमें अकेला नहीं है। यूरोप के काफी देश हैं, काफी सारे अन्य देश हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा कि दासगुप्ता साहब ने बताया, कदम उठाए हैं। अमेरिका ने पहले ही उनके ऊपर निगरानी बढ़ा दी थी, और उसी क्रम में भारत ने भी किया है। पर हाँ, यह जरूर है कि भारत ने काफी जो पॉलिसी डिसीजन हुआ, जो निर्णय हुआ, वह चाइना की कंपनियों के को रोकने के लिए किया गया। पांडे सर, जैसे कि सिद्धार्थ करें कि जिस तरीके से कदम उठाया गया बहुत अहम, और बाकी देश भी इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत को यहाँ पर ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, और जो कदम ये उठा है वो उसी दिशा में है? क्योंकि चीन की जिस तरीके से विस्तारवादी नीतियां रही हैं कंपनियों को लेकर, और खासतौर पर इस संकट के दौर में भी ऐसा लगता है कि ये जो उनकी लाइन थी विस्तार की, वो अब तक थमी नहीं है या रुकी नहीं है, रफ्तार भले ही धीमी हुई हो। जी हाँ, इसी संदर्भ में मैं इसके दो और बारीक मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब हम विदेश निवेश नीति में इस तरह के कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी, तो हो सकता है उसको बाईपास करने के लिए कोई डायरेक्टली इन्वेस्ट न करे, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू करे, और कई इंटरमीडियरीज के थ्रू करे जो जिनका सारा कंट्रोल उसके पास हो, जिसको हम नहीं चाहते हैं अनुमति देना। तो इसलिए इसके जहां पर ये चेंज किया गया है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सभी पड़ोसी देशों को इसमें शामिल किया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी एक विदेशी निवेशक से दूसरे विदेशी निवेशक को भी भागीदारी बेची जाती है, जी हाँ, तो सेकेंडरी सेल ऑफ एफडीआई, उस पर उसके लिए भी सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी, अगर वो ऐसी किसी जो हमारे पड़ोस में हैं उनके एंटिटीज के लिए है। और इसी सिलसिले में सेबी ने भी इस में कुछ काम शुरू किया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं और जो फंड्स हैं, तो जहां पर अल्टीमेट कंट्रोल एक एंटिटी का है, तो उनका कंबाइंड एक्सपोजर जो है, कंबाइंड होल्डिंग, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए कि वो 10% ना हो जाए, 15% ना हो जाए। तो इसलिए ये रिव्यू हो रहा है पोर्टफोलियोज का, और एफपीआई और फंड लेवल पर किस लेवल पर, ये हमेशा एक जद्दोजहद रहती है ताले चाबी बनाने वाली, कि जैसे जैसे आप रेगुलेशंस इंप्रूव करते हैं, तो जो रेगुलेशंस बीट करना चाहते हैं वो नए नए रास्ते निकालते हैं। तो ये हाँ, तो यही एक इसको अभी देखा जा रहा है कि किस तरह से एक ही कंट्रोल में आने वाले एफपीआईज और फंड्स को कि टोटल होल्डिंग पर भी कंट्रोल इस तरह का लाया जाए। शुरुआत में ये सेबी का हो सकता है, और बाद में हो सकता है सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे। जैन सर, जैसे कि पांडे सर कहना बहुत है कि कई सारे रूट होते हैं, हालांकि एक और रूट का जिन्होंने जिक्र किया कि जो सेकेंडरी होल्डिंग है उसको अगर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि फॉरेन में किसी के पास होल्डिंग है, वो किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करना चाहता है, उस पर भी रोक सरकार की ओर से है। ये जो रूट है, ये सिस्टम कितना ट्रैक करना, मैं कहूँ सेबी जैसी संस्था या फिर किसी एक सरकार के लिए, या फिर जो मॉनिटरिंग संस्थाएं हैं उनके लिए आसान या मुश्किल होता है, और उस दिशा में हमारे कदम कितने मजबूत हैं अभी? ये बात आपने सही कही कि
जहां शेल कंपनीज के माध्यम से निवेश होता है, वहां गोइंग बिहाइंड द वेल तो में मुश्किलात आते हैं। और उसमें अब अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता सहयोगिता की बात चल रही है, जिससे कि कोई भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स, खास करके टेरर फाइनेंसिंग के संदर्भ में ये बात उठी थी, ये इसका हमें लिफ्टिंग ऑफ द वेल हम कर सके। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि पांडे साहब ने स्पष्ट किया है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। वो एंटिटी अगर हमारे किसी पड़ोसी राज्य में स्थित है तो उसको इस नियम परिवर्तन के दायरे में वो आ जाएगा, और उसे हम बाद में भी नियम के अनुकूल न होने के कारण उसे हम रद्द कर सकते हैं। अगर वो क्रय कर भी लेता है तो रद्द कर सकते हैं। एक बात इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, कई वर्षों पहले एक हमारी बड़ी दवा की कंपनी थी, उसका टेक ओवर हुआ था एक जापानी कंपनी के द्वारा। तो उस समय भी ये बात उठी थी और सरकार ने एफडीआई के नॉर्म्स में परिवर्तन किया था कि इसमें सरकार के रूट से आना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक रूट में नहीं रहेगा। तो जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, दवा कंपनियां जैसे हैं, अभी आप जानते हैं कि 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आपके चीन से आते हैं। दूसरी बात है, यूएस के बाहर अगर आप देखें तो एफडीए के जो अनुमोदित जो लेबोरेटरीज हैं जहां बनते हैं, वो भारत में ही सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई पड़ोसी देश के, खासकर चीन की कोई कंपनी अगर खरीद लेती है हमारी कंपनियों को, तो उनके लिए एक्सेस टू द यूएस, यूरोपियन मार्केट्स और जगह पर मार्केट बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है। अन्य कई क्षेत्र भी इस प्रकार के हैं जिसमें हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये तो सरकार इसीलिए कहा है सरकार ने कि साहब ऑटोमेटिक रूट नहीं, आप सरकार के माध्यम से आइए, हम समीक्षा कर देखेंगे, केस बाय केस बेसिस पर अप्रूवल देंगे। ओके सिद्धार्थ, लेकिन क्या जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन देशों में जहां पर मॉनिटरिंग के जरिए या फिर प्रोबेटेड जो लिस्ट है, यानी कि आप ऑटोमेटिक रूट की बजाय सरकार की समीक्षा के रूट के जरिए निवेश को खोलते हैं, उस पर कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है विदेशी निवेश को लेकर, या फिर ये अमूमन होता है और इस लिस्ट को हम जानते हैं कि सरकार जब चाहे उसको छूट दे सकती है, बदल सकती है? जी, अगर ये जो देश है उनके संदर्भ में हुआ है, यदि यह ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल रूट सारे विदेशी निवेश को लाया जाता, तब ये कह सकते हैं कि लेकिन अभी जो निर्णय हुआ है उसके वजह से कुछ ऐसे गिने चुने केसेस होंगे, ऐसे गिने चुने निवेश के प्रस्ताव होंगे जिसकी समीक्षा की जाएगी, जिसमें हो सकता है कि आपको कुछ समय लगे, पर जो इसके पीछे जो सोच है वह यही है, ठोक बजा के देख लिया जाए, उसके बाद ही इनको अप्रूवल दी जाए। यदि आप ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह $0 के ऊपर जितने भी विदेशी निवेश आ रहे हों उसके ऊपर वो समीक्षा करेगी। दूसरा, उसने ये भी कहा है कि जो समीक्षा का जो समय है उसमें 6 महीने लग सकते हैं। तो हर एक देश अभी अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा रुचि दिखा रही है, इसके बजाय कि वह कैसे तेजी की जाए। जहां तक अन्य निवेश हैं उसके उनपे कोई रिव्यू या कोई समीक्षा की नहीं है, वह नॉर्मल कोर्स में जो होगा वैसे। पांडे सर, क्योंकि इस दौर में खासतौर पर अगर हम कोविड एरा को देखें या फिर इसके हम फेज आउट जब बाहर निकलने की कोशिश होगी, तब कुछ ज्यादा खतरा होता है इस तरह का, मैं कहूँ कि ओवरटेक करने का, एक्विजिशन का, जिसके चलते तमाम देश इस तरह के कदमों को, जो मैं कहूँ कि सेफ्टी वॉल्व हैं, उनका इस्तेमाल अभी से शुरू कर दिया गया है। नहीं, ये उसके बाद का नहीं, ये इसके दौरान है। ये जो पैनिक सेल हुई है ये उसके दौरान है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में जो शेयर वैल्यूएशन करंटली मार्केट कर रहा है वो ये नहीं बता रहे कि एचडीएफसी बैंक या कोई भी प्रीमियम स्टॉक वो आज की डेट में कितना स्ट्रांग है, वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। अगर फ्यूचर उसको पेसिमिस्टिक दिखता है, फ्यूचर अर्निंग आउटलुक उसको पेसिमिस्टिक दिखता है, तो वो सोचता है कि हमें इसको कैश आउट कर देना चाहिए।
तो एक तरह से इसका पॉजिटिव पहलू ये भी है कि अगर इतना बड़ा कोई इन्वेस्टर सपोर्ट करने के लिए नहीं होता तो शायद सेल में और भी ज्यादा प्राइस गिर जाता। तो कोई सपोर्टिव इन्वेस्टर फॉरेन का है या डोमेस्टिक है, ये सोचने वाली बात है। जो जिसके पास डीप पॉकेट है, जिसके पास कैश है, वही ऐसे फॉलिंग मार्केट में जब सब लोग निराश होते हैं तो जिसके पास कैश होता है वो ऐसे मौके तलाशता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। ये नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन हमारी एज ए सरकार हमारी नीति क्या है कि भाई हम विदेशी निवेश चाहते हैं, लेकिन विदेशी निवेश किस तरह का चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं जिसमें केवल फाइनेंस ही इशू नहीं है। जो हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हो, ग्रीनफील्ड एफडीआई हो, नई मैन्युफैक्चरिंग हो, वहां हम आगे बढ़कर रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ला रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह का है, इसमें न कोई एडिशनल टेक्नोलॉजी आ रही है, न कोई एडिशनल जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, बल्कि ये हमारे शेयर होल्डर्स को के पैनिक को इनकैश करने वाली बात है। इसलिए इसमें वो है। अदरवाइज जो फाइनेंस भी है वो वेलकम है, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ आए और केवल अपॉर्चुनिस्टिक ना हो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ये इसके बाद भी चलती रहेगी। जैसे आपको मालूम होगा कि जब हमने पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए, तो वो हमारा एक एजेंडा है, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया। और हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आए, यहाँ फैक्ट्रियां लगाएं, यहाँ जॉब मिले। तो एफडीआई तो एजेंडा में टॉप पे रहा है और रहेगा, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतनी सेविंग्स नहीं है जो सप्लीमेंट कर सके। तो हमें फॉरेन सेविंग्स को तो लाना ही है, लेकिन वो एक तरीके से आए और ऐसे एरियाज में आए जहां हम चाहते हैं। यही एक कोशिश। जैन सर, क्योंकि इंटरनेशनली अगर सिनेरियो को समझें और देखें इस वक्त, तो चीन को लेकर जो एक एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि इस कोविड एरा के बीच में धीरे धीरे कंपनियां वहां से निकलना चाहती हैं और नए ठिकानों की तलाश कर रही हैं। और ऐसे में भारत में संभावनाएं कितनी हद तक ज्यादा बढ़ती दिखती हैं विकल्प के तौर पर, और दूसरा, इस तरह के कदमों से कहीं कोई अवरोध तो नजर नहीं आएगा, और क्या और सहूलियतें आपको लगता है कि इस दिशा में होनी चाहिए अगर उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं? सबसे पहली बात यह है, देखिए चीन के खिलाफ क्यों इस तरह के कदम जो लिए जा रहे हैं, क्यों हो रहा है। अगर आप यूएस के प्राइवेट इक्विटी फंड्स को देखें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को देखें, तो उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। वो प्रॉफिट मोटिव को देखते हुए निवेश करते हैं, फिर जब उन्हें लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग किया जाए, वो शेयर बेच करके बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। चीन के मामले में क्या है, $3 ट्रिलियन से ज्यादा उनके कोष में है फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में, और सभी का अनुमान है कि इस पर सरकार जो है चीन की, उसका नियंत्रण है। चीनी कंपनियों के माध्यम से, चीनी बैंकों के माध्यम से, जिस प्रकार से भी हो, इस $3 ट्रिलियन से अधिक का जो कोष है, राजकोष है, उस पर चीन का नियंत्रण है सरकार का। तो उस मामले में क्या होगा कि अगर चीन सरकारी नीति का वो प्रयोग करके कहीं पर खरीद सकता है, बिक्री कर सकता है, मुनाफाखोरी कर सकता है, या जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको वो अचीव कर सकता है, तो इसको रोकना हमारे लिए ही नहीं, अन्य देशों के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इसीलिए कई देश जो है जिन्होंने यह खतरा देखा है, उन्होंने कदम उठाने की बात सोची है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा सबसे बड़ा गैप है, कभी उसे कहा जाता है $1500 बिलियन का, कभी और अधिक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चीन ने जैसे BRI इनिशिएटिव लिया है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, तो BRI में भी कई मामले इस प्रकार के सामने आए हैं। सबसे रिसेंट मुद्दा जो है सो पाकिस्तान का है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, लोन रीपेमेंट के बारे में। तो वहाँ भी यही बात उठ रही है कि चीन कंट्रोल करना चाहता है, जैसा विशेषज्ञों का कहना है, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ग्वादार पोर्ट हो, हम्बनतोता पोर्ट हो,
म्यांमार के पोर्ट हों और अन्य जगह की संपत्तियां हों, इस तरह की परिसंपत्तियां, तो उस पर भी नियंत्रण रखना जरूरी होगा। इसीलिए भारत का जो एक विरोध था इंटेलेक्चुअल स्तर पर BRI से, वो भी इसी से मिलते जुलते कारण से है। तो इन सबको एक साथ मिलाकर देखना पड़ेगा और विचार करना। एक मैं अंत में ये बात भी कहना चाहूँगा कि आज जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके बहुत बड़े बड़े सॉवरेन फंड्स हैं और उनके लिए हम लोगों ने भी दरवाज़ा खोल रखा था, उन्हें हमने सहूलियत पहुंचाने की भी कोशिश की, अट्रैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन चीन के साथ साथ उनमें भी अगर नियंत्रण लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में, तो लगाना पड़ता ही है, जिससे कि वो किसी ऐसे हाथ में ना चला जाए जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, प्रतिकूल हो। ओके सिद्धार्थ, बहुत अहम है कि निवेश हो, विकल्प भारत तैयार है, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट हैं वहां पर खास एक्स्ट्रा मैं कहूं कि चौकसी निगरानी की जरूरत। जी आपका थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं था, दोबारा एक बार बोलें। कि जिस तरीके से इस वक्त विकल्प के तौर पर जो चीन से कंपनियां शिफ्ट होने की कोशिश कर रही हैं, भारत एक बेहतर विकल्प है, हम मौका भी दें लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ और एक्स्ट्रा केयर के साथ। जी हम कोशिश तो काफी कर रहे हैं कि वहां से हमारे यहाँ निवेश आ सके। कॉर्पोरेशन टैक्स रेट कट जो हुआ था वो इसी संदर्भ में हुआ था। पर हाँ यह ज़रूरी है कि हम ऐसे देश को, ऐसे कंपनियों पर ध्यान रखें जिससे हमें खतरा लगे, और खास करके आज के दौर में जब जो कि अभी फिलहाल चाइना के खिलाफ ये कदम उठाया गया है, पर दूसरे देशों से भी जो निवेश आ रहा है उस पे भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। ओके पांडे सर, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगा आपका कि तमाम मैं कहूं कि सुरक्षा कारण हैं और उस लिहाज से सरकार एहतियाती कदम भी उठा रही है, लेकिन कुछ और ऐसे रूट आपको लगता है, जैसे कि जिक्र किया जयंतदास सर ने, उस तरह के कई सारे रूट हैं जहां पर और ज्यादा सावधानी की जरूरत होगी, उसके लिए हमें पहले से चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को ज्यादा मजबूत करना होगा? बिल्कुल, और इसलिए उसके साथ साथ जो पहले इन्वेस्टमेंट हो चुका है ऑटोमेटिक रूट में भी, उसमें भी उसको रिव्यू की जरूरत हो सकती है कि वो किस तरह से उस ऑटोमेटिक रूट का इस्तेमाल हुआ है, कहीं किसी बेजा इंटरेस्ट से उसका इस्तेमाल हुआ है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो वो भी एक अहम पहलू होगा इस निवेश का नीति का समीक्षा करने में भी। जी जैन सर, आपका एक आखिरी कमेंट। हाँ, अंतिम मैं मंतव्य ये करना चाहूँगा, चीन ने कहा है कि भारत के कदम WTO के प्रतिकूल हैं, तो ये सरासर गलत है। WTO के एग्रीमेंट्स में निवेश पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट की बात चल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात हो रही है, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल चीन ने कहा है, उसके प्रवक्ता ने कहा है, वो गुड्स के की बात में है, वो सर्विसेज ट्रेड की बात में है, वो इन्वेस्टमेंट में लागू नहीं होता है। इसीलिए भारत का कोई कमिटमेंट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कोई करार नहीं है कि हम ऐसा नहीं करेंगे या कर नहीं सकते हैं। और कोई भी देश, जैसे मैं मिसाल के तौर पर अंतिम उदाहरण देना चाहूँगा, US ने Hyundai हुआवेई को निवेश करने से रोका है US में। US ने कई वर्ष पहले दुबई पोर्ट्स को, बाल्टीमोर पोर्ट खरीदने की बात थी, उसे मना कर दिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के चलते। हर देश अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा करना चाहता है और उसके लिए उसे कदम उठाने पड़ेंगे। तो भारत ने इसी सिलसिले में कदम उठाया है और ये बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में इस वक्त सरकार ने जो विदेशी निवेश के नियमों की समीक्षा की है और जो ऑटोमेटिक रूट की बजाय भारत की सीमा से लगे हुए देशों की कंपनियों या फिर इनडायरेक्टली जो कंपनियां उनको अगर खरीदती हैं, उसकी रिव्यू पावर सरकार ने अपने हाथ में ली है। और देखना होगा कि इससे किस तरीके से जो सेफगार्ड है वो ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा, और जो खतरे हैं कि इस वक्त अधिग्रहण को लेकर जो चीनी कंपनियां कोशिश कर रही हैं उसको हम रोक पाएंगे। नमस्कार।